हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, उसके दायरे और ज़रूरत के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी विशेषताएँ क्या है, इससे लाभ क्या होगा, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, एंड फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू के लिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड ऑफिसर में अंतर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का कार्य विभिन्न सरकारी नौकरियों पर भर्ती के लिए साझा पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने की होगी। इस प्रकार ये होगा कि अलग अलग सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों को बहुत सारी परीक्षाओं के लिए आवेदन करना होता था। अब उनको सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो देना होगा। और अगर हम बात करें तो इस समय देश में कम से कम 20 ऐसी एजेंसियां हैं जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाती है। तो हमारे देश में ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंटेड डेटा है कि 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है वो हर साल उसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं और इसमें कम से कम 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स देते हैं। तो यहाँ पे ये करने की कोशिश की गई है कि जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो अलग अलग एजेंसी, इस तरह की जो 20 एजेंसी के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है, उस सारे के सारे एग्ज़ाम को सिर्फ एक एजेंसी कंडक्ट कराए जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और वो एक टेस्ट लेगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि साझा पात्रता परीक्षा। उसके स्कोर के बेसिस पे ही आप जब आप प्रीलिम्स का लेवल पार कर जाते हैं तो सेकेंड लेवल होता है या थर्ड लेवल होता है। तो अगर आपके पास आपने ये पास कर लिया CET, आपका एक स्कोर आएगा, उसके बेसिस पे आप सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि साझा पात्रता परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाएगी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब ये गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट क्या होता है, इसको हम वीडियो के अंत में समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे सिर्फ जो पोस्ट जो नॉन गैजेटेड है, सिर्फ उनके लिए जो है इस तरह की एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते थे, इस टेस्ट का जो मकसद है वो यही है कि जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते थे, जो अलग अलग एजेंसियाँ, लगभग 20 ऐसी एजेंसियाँ जिसके द्वारा की जाती थी, उस सबको रिप्लेस करके एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए ताकि बच्चे सिर्फ एक ही ऑनलाइन टेस्ट दे। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, ये सब के सब अपनी जगह पे रहेंगी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होगी, जो CET स्कोर लेवल पे जो की जाएगी, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये किया जाएगा एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर, जैसे कि 2 और 3rd जो एग्जामिनेशन होता है, जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। इसका क्या मतलब है, देखिए, आप एक स्टूडेंट है, आपको आपने साल में आप बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देते हैं। अगर हम नॉन गैजेटेड पोस्ट की बात करें तो जैसे कि आपने SSC के लिए दिया, RRB के दिया, IBPS के लिए दिया, तो एज ए स्टूडेंट आपको साल में बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने पड़े। सारे एग्ज़ाम्स के जो है सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पे कंडक्ट होंगे। सारे एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फ़ी देना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए आपको वहाँ पे जाना होगा, फिर आप एग्ज़ाम्स देंगे, देन आपको इसका प्रीलिम्स क्लियर को इसका अलग से कट ऑफ होएगा, इसका अलग से कट ऑफ, इसका अलग से, अलग अलग प्रीलिम्स का अलग अलग कट ऑफ, उसके बाद में टाइम लगता है। तो ये सारे के सारे जो प्रीलिम्स के जो लेवल पे इतनी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक ही बच्चा जो है वो साल भर अलग अलग एजेंसीज के जो प्रीलिम्स के टेस्ट देते रहता है। साथ ही जो एजेंसी है उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अगर एक कोई ऐसा एक कॉमन मैकेनिज्म हो जहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाए बच्चों की, क्योंकि लाखों में लोग देते हैं एग्ज़ाम, वहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग होती है। तो एक ऐसा कॉमन एग्ज़ाम जहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाए, उसके बाद जो सेकेंड टायर है या थर्ड टायर है, जहाँ पे जैसे कि मेंस हो गया या इंटरव्यू हो गया, तो ये जो अलग अलग एजेंसी है अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका जो परीक्षा है वो उस टायर पे ले, उनका खर्चा सिर्फ वहाँ पे आए अपनी स्पेशलिटी को चेक करने के लिए कि बच्चा इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। पर जहाँ तक स्क्रीनिंग की बात है, उसको जो है उसके लिए ये मैकेनिज़्म है कि अलग अलग एजेंसियाँ जो स्क्रीनिंग करती थी, यानी कि जो प्रीलिम वाले एग्ज़ाम्स लेती थी, वो एग्ज़ाम अब अलग अलग एजेंसियाँ ना लेके सिर्फ एक एजेंसी ले, जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। समझ में आया आपके? एक और चीज़ है कि जैसे कि आपने ये एग्ज़ाम दे दिया,
हम उसके बारे में स्पेशलिटी में बात कर लेंगे कि यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये साल में 2 बार ही होगा। उसके बाद ये आपको भी पता है कि जो वैकेंसीज आती है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, एक तो 10 लेवल पे आती है, अगर आप 10 पास कर गए हैं तो, एक 12th के लेवल पे आती है और एक ग्रेजुएट लेवल पे आती है। तो ये जो एग्ज़ाम होंगे सीईटी के, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग होंगे, फाइन। और जो रिक्रूटमेंट या जो वैकेंसी है वो भी अलग अलग लेवल पे होगी। और एक और चीज़ जो अच्छी की गई है सीईटी में, जैसे कि आपने अगर एग्ज़ाम दिया तो आपको मालूम होगा कि अगर आप एसएससी के लिए पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस आरआरबी से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलिए यूपी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बिहार में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो सिलेबस है वो भी डिफरेंस हो जाता है। तो बच्चे को जो है वो एक ही साल में अलग अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, एक कॉमन सिलेबस नहीं होता, एक कॉमन करिकुलम नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये की गई है कि जो करिकुलम है वो एक ही रहेगा, वो कॉमन रहेगा, वो सामान्य रहेगा। प्रीलिम लेवल पे जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, उसका सिलेबस जो है वो एक जैसा होगा, फाइन। एक और चीज़ जो अच्छी की गई है वो ये कि पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे प्रीलिम्स के, वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में होते थे, हिंदी और इंग्लिश। इसमें 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें से जो 12 लैंग्वेज है उसमें ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वैसे बच्चे जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिनको ना तो हिंदी पे ज़्यादा अच्छी पकड़ है ना इंग्लिश पे, उन तक भी जो है इसकी पहुँच हो सके। तो एक रूरल अर्बन डिवाइड जो है उसको कम करने का प्रयास किया गया है इस एग्ज़ाम के द्वारा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो यहाँ पे की गई है वो तो मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, जो अभी जो है वो सीईटी बस 3 रिक्रूटमेंट करेगी, जो 3 एजेंसी के द्वारा प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसको ही इसमें अभी शामिल किया गया है। जैसे एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, इस तरह के 20 एजेंसीज हैं जिसमें से सिर्फ 3 को अभी इंक्लूड किया गया है। इसको आगे एक्सपेंड किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से फंक्शन कर रहा है, अगर कोई कमज़ोरी है या फिर कहीं पे दिक्कत है तो इसीलिए एक तरह से पायलट बेसिस पर भी सिर्फ 3 एजेंसियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी ऐलान किया गया है कि 1000 सेंटर जो हैं वो अक्रॉस इंडिया बनाए जाएंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो सेंटर होते हैं वो मेनली किसी भी स्टेट के कैपिटल में होगा या फिर बड़े बड़े शहर में ही होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर नहीं मिलेंगे। तो जो ग्रामीण इलाके बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती है, वो यूजुअली इस कभी कभी बहुत दूर दे देता है सेंटर, तो बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए ये कहा गया है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर जो है वो बनाने का प्रयास किया जाएगा, और ख़ास करके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इसका जो लाभ है वो पिछड़े इलाके के जो लोग हैं उनको भी मिल सके। ये एक फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा जिसमें जो कैंडिडेट है उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद उनको एक स्कोर दिया जाएगा, और वो जो स्कोर है वो 3 साल तक जो होगा वो वैलिड होगा। और साथ ही साथ अगर आपकी एज लिमिट है तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए साल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक आपका एज है आप तब तक दे सकते हैं, और जिस एग्ज़ाम में आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा आप उसको ही कह सकते हैं कि ये मेरा फाइनल स्कोर है, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि जो एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए दिया जाता है वो सारे रूल जस्ट के तहत अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समराइज़ कर देती हूँ कि आपने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स का सीईटी दिया आपने, मतलब सारे प्रीलिम्स एक ही साथ आ गए तो आपने सीईटी दिया, इसमें आपको एक स्कोर दिया गया, ठीक है। आप साल में 2 बार ही दे सकते हैं। अगर आप पहली बार के स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए, और जो एग्ज़ाम में आपका स्कोर ज़्यादा है आप कहेंगे कि ये मेरा स्कोर है, तो ये आपका स्कोर आ गया। उसके बाद जो ये वेरियस एजेंसीज़ हैं इसका कट ऑफ जो होगा वो पब्लिश किया जाएगा, जैसे कि आरआरबी का, एसएससी का, तो ये कट ऑफ आएगा, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर उस कट ऑफ में आता है या नहीं, और उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता था, जो कंडक्ट किया जाता था वेरियस एजेंसीज़ के द्वारा, वो अब नहीं कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो प्रीलिम्स का जो नंबर आता था, जो अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग कट ऑफ आता था, वो भी नहीं होगा। अब आपका जो ये स्कोर है सीईटी का, अगर आपका और उसका जो कट ऑफ है उस एजेंसी का वो मैच करता है तो आप प्रीलिम्स ऐसे ही क्वालिफाई करिए, ओके। उसके बाद इनका जो सेकेंड टायर का जो एग्ज़ाम होता है या थर्ड टायर का एग्ज़ाम होता है वो ये एजेंसी खुद लेगी, क्योंकि वहाँ पे इस एजेंसी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा, वो कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जो स्क्रीनिंग होता है, वो कॉमन ही होता है ऑलमोस्ट सारे एजेंसी का, फाइन। ये आप अभी तक समझ गए। उसके बाद एक और चीज़ है जो हम जानने का प्रयास करेंगे, वो ये है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या। तो पहले ही मैंने आपको कह दिया कि ये कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। ये एक सोसाइटी होगी जो रजिस्टर की जाएगी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। इसको हेड किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी रैंक के होंगे गवर्नमेंट में, और यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि भी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस से।
फाइन। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसके जो है वो लाभ क्या होंगे, हमें क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं इससे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते थे जिसके लिए आपको अलग अलग तैयारी करनी पड़ती थी, इतना ज़्यादा जो भागम दौड़ होता था, इतना ज़्यादा जो हैसल होता था, वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा बस। उसके बाद एक और चीज़ होगी कि सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा आपको। तो जैसे कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आप अलग अलग फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसकी अलग अलग फ़ी देना होता था। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा तो आपको बस इतना ही फ़ी देना होगा। और वो भी होता था कि कभी कभी फ़ीस जो होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन जो स्टूडेंट पे पड़ता था उसको जो है कम करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद अलग अलग एग्ज़ाम, यानी कि आपको वहाँ तक जाना होगा, यूजुअली शहर में ही एग्ज़ाम होते थे और कैपिटल में ही एग्ज़ाम होते थे। उसके बाद वहाँ पे रहना खाना इस तरह का जो खर्चा होता था वो सारा अब कम हो जाएगा एक ही एग्ज़ाम की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि इसे एक प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको इनकरेज किया जाए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो उन्हें ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा रहने के लिए, खाने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी होगी। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक इसमें ध्यान रखा गया है। उसके बाद सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, एक ही बार आपको रजिस्टर करना ज़रूरी होगा। और उसके बाद एक और चीज़ जो बच्चों में, हम लोगों में एज अ स्टूडेंट हम सब ने कभी ना कभी फेस की होगी कि 2 एग्जामिनेशन के डेट एक ही साथ आ जाते हैं और उस टाइम पे मुसीबत हो जाती है कि कौन सा दे कौन सा ना दे। तो ये जो इशू है अब ये नहीं रहेगा। एंड उसके बाद जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के डिफरेंट सिलेबस, मैंने कहा कि अगर आप स्टेट का दे रहे हैं तो यूपी बिहार में ही बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है दोनों स्टेट में, तो आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, एसएससी का अलग, आरआरबी का अलग। तो ये जो सिलेबस, जो करिकुलम है वो सेम हो जाने से भी जो है सहूलियत होगी। एंड 12 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज में भी अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये तो एडवांटेजेस, इसके लाभ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए क्या लाभ होंगे। तो देखिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्या होता है ना, लाखों में लोग देते हैं एग्ज़ाम, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब कि छटनी होती है बच्चों की। तो इसके लिए सारी एजेंसी, मतलब उनको पेपर प्रिपेयर करना, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करना, सेंटर ढूंढना, सारी व्यवस्था करना, उसमें बहुत सारा जो होता है वो मेहनत लगता है, पैसे खर्च होते हैं। तो ये सारा जो हैसल है कंडक्ट करना प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ये जो है उनका रिमूव हो जाएगा। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट साइकिल जो होती है, जो प्रक्रिया होती है भर्ती की, उसमें जो टाइम लगता है वो भी जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो स्कोर पहले से आपको मिल गया ना। तो अब जो एजेंसी है उनको सिर्फ अपना कट ऑफ जारी करना है, जिसका उसके अंदर आएगा सीधे टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो आ सकता है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो टेंशन है वो अब इन एजेंसीज पे नहीं रहेगा, उसमें जो टाइम वेस्ट होता था वो भी नहीं रहेगा। फाइन। उसके बाद सारे के सारे जो एग्ज़ाम पैटर्न है, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, कहा जाता था कि इसका पेपर लीक हो गया, या फिर ये थोड़ा ही ईजी होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, इस तरह का जो होता है वो अब नहीं रहेगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आएगा, एक तरह से क्या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो प्रीलिम्स के लेवल पे वो आ जाएगी। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती थी उनके जो पैसे खर्च होते थे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, वो अभी हो जाएगी। मान के चलिए कि आरआरबी है, एसएससी है, सबको तो बस स्क्रीनिंग ही करनी है ना, जो भी छटनी है वही करनी है, और उसके लिए सब एजेंसी अलग अलग पैसा खर्चा कर रही है। तो अब इतना जो पैसा उनको नहीं खर्चा करना पड़ेगा, कहा जा रहा है कि उनका जो है 600 करोड़ जो है वो सेव हो सकता है। अब हम कुछ अलग जो एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा जो कुछ अन्य लाभ हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो राज्य जो होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप जितने भी जो राज्य के एग्ज़ाम देते हैं, आप सबको पता होगा कि जो क्वेश्चन पेपर के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो अच्छे नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आगे चल के कैंसिल हो जाते हैं, या एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। प्रीलिम्स के जो खास करके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि अगर अभी बिहार दरोगा के बारे में ही बात करें, तो उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट ने अपनी नाराज़गी जताई कि पेपर जो है वो लीक हो गया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। साथ ही साथ स्टेट के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते, बहुत सारा सेंटर बनाना पड़ता है, उसमें पैसा जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से। और जो स्पेशलाइज जो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा, वो तो स्टेट खुद ही कंडक्ट करा लेगी, उनकी जो ज़रूरत है जॉब की उसके हिसाब से। लेकिन ये जो छटनी का जो काम है, जो स्क्रीनिंग जो होती है प्रीलिम्स लेवल पे, वो जो है वो एनटीए के द्वारा करवा ली जाएगी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी इससे फ़ायदा होगा। कैसे? देखिए, आपको एक स्कोर कार्ड मिला, बच्चों का एक स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है। एक ये क्या हुआ, एक तरह से एक पूल हो गया, टैलेंट पूल।
जहाँ से जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर चाहती हैं कि उनको कुछ चाहिए, मतलब उनको जॉब्स वैकेंसी है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली ले सकती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, हमें सिर्फ फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट करना है और आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये जो टैलेंट पूल है, ये जो स्कोर कार्ड है, इसका जो है वो यूज़ किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और एक और चीज़ यहाँ पे ये होगी कि इससे एक पारदर्शिता आएगी। अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम, अलग अलग एजेंसी के एग्ज़ाम, हमेशा ही भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पे तो पैसे देके जो है वो एक सिलेक्शन हुआ है। तो क्योंकि ये एक एग्ज़ाम होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन होगा नहीं, तो एक तरह से बेटर एफिशिएंसी आएगी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस में। तो हमने क्या समझा, टाइम कम, पैसे कम लगेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, इंस्टीट्यूशन के लिए फ़ायदा है और स्टेट के लिए फ़ायदेमंद है। इतने सारे फ़ायदे सुनने के बाद कुछ चुनौतियों के बारे में बात कर ले, क्योंकि जितना अच्छा ये सुनने में लगता है, इसमें चुनौतियाँ भी काफ़ी होंगी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो एज लिमिट का है। देखिए, अलग अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम, उसका जो एज लिमिट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें भी जो अलग अलग कैटेगरीज होती है वो अलग अलग होता है। बिहार में जो एज लिमिट है वो ज़रूरी नहीं कि यूपी में हो, वही ज़रूरी नहीं कि एमपी में हो। तो ये कैसे फिक्स होगा कि कौन से एग्ज़ाम का एज लिमिट क्या है? ये इसको लेके क्वेश्चन मार्क है, जिस पे सरकार को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा अनियमितता है, हर स्टेट की अपनी अपनी जो है वो ज़रूरत है, खास करके प्रीलिम्स लेवल की अगर हम बात करें तो ऐसा ना हो कि जो विद्यार्थी उनको ही लॉस हो, और जो एज लिमिट है वो थोड़ा हाई सेट किया जाए। अगर लो सेट किया जाएगा तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो एलिजिबल ही नहीं होंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। ये जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, जिसको एक कर दिया गया है कॉमन टेस्ट, ये तो अच्छा स्टेप है, नो डाउट, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। बट मेंस और इंटरव्यू का क्या, वो तो फिर भी स्टेट्स लेंगी ना, और वो भी एजेंसी ही लेंगी। तो ये कहना कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा या फिर बाकी सारे जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम जो ज़्यादा लगता है वो कम लगेगा। आपको मालूम है, ऑन एवरेज किसी भी स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको फाइनल भर्ती होने में कम से कम 2.5 ईयर्स का टाइम लगता है, प्रीलिम से लेके फाइनल रिजल्ट तक। तो अगर आप प्रीलिम्स ले भी रहे हैं तो जो मेंस होते हैं या फिर बाकी जो टेयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो टाइम लॉस होता है वो तो नहीं आएगा ना। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल था कि जो साइकिल है रिक्रूटमेंट का वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, बच्चों को सुविधा हो, वो तो अभी भी नहीं होगी। क्योंकि जो टायर 2 के एग्ज़ाम्स हैं वो तो स्टेट ही कंडक्ट कराएगी या फिर वेरियस इंस्टीट्यूशन ही कंडक्ट कराएगी। तो ये भी एक बात है। तो अच्छा ये होता कि जिस तरह से यूपीएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं कि वो एक साल के अंदर जो है वो अपना रिजल्ट दे देते हैं, उस तरह का कोई प्रोविज़न किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, स्टूडेंट के पक्ष में होता। स्टेट कमीशन के डिले के बारे में मैंने बात कर ही दिया कि वो अपना कैलेंडर निकालते हैं साल के बिगनिंग में कि हम ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, और कभी भी वो उस कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। तो स्टेट कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें जो एफिशिएंसी है उसका क्या, एनटी एनआर मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से स्टेट कमीशन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और बच्चों की जो तकलीफ़ है वो भी दूर नहीं होगी। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती हैं, और सारे के सारे स्टेट सेंटर के साथ इसमें सिंक में रहते हैं या नहीं, कोलैबोरेट करते हैं या नहीं, ये भी फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक स्टेट पॉलिटिक्स भी आ जाता है ना, जैसे कि अभी एमपी में है, उन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन देंगे, कि सारे के सारे जो जॉब्स हैं वो सिर्फ एमपी के जो डोमिसाइल जिनके पास है सिर्फ हम उन्हीं को देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में स्टेट और सेंटर के बीच में क्या समन्वय होगा, ये भी आगे के दिनों में देखने वाली बात होगी। एंड देन एक और चीज़ है कि अगर साल में 2 बारी एग्ज़ाम हुआ और आप संतुष्ट नहीं हैं अपने मार्क्स से, ठीक है, तो जो कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, तो वो चाहेंगे कि हम टॉप करें, तो वो सारा एग्ज़ाम देते रहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी टॉप स्कोरर होंगे वो हर एग्ज़ाम में सेम ही स्टूडेंट होंगे, तो जो बाकी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं जो यहाँ पे है, नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड मूव, बट जो चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी सरकार को कुछ सोचने की आवश्यकता है, या फिर क्लैरिफिकेशन। वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जहाँ पे जितनी भी डाउट्स है उसको वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कहा था कि गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, गैजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव, मैनेजरल और सुपरवाइजरी लेवल के होते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो ऑफिशियल स्टैम्प जो है वो इशू कर सकें। और ये पावर उनके पास कहाँ से आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट से आता है। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट or the governor, de jure representative and delegates of the Indian state and president.
पर यही जो सुविधा है वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर के पास नहीं होती। ये जो है इनके पास इतनी पर्सनल अथॉरिटी नहीं होती कि ये एक ऑफिशियल स्टैम्प जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में इशू कर सके। ये सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ये क्लास 3 एंड क्लास 4 के जो एम्प्लॉय होते हैं ये मेनली जो होते हैं वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। सेकेंड डिफरेंस जो है मेन यही है जो मैंने आपको कहा कि जो ऑफिशियल स्टैम्प है ये इशू करने का जो पावर है ये मेन डिफरेंस है। कुछ और जो डिफरेंसेस है वो यही है कि जो गैजेट ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नमेंट का जो गैजेट जो पब्लिश होता है उसमें जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें पब्लिश की जाती है। बट जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनका नहीं होता। दिस इज़ द सेकेंड डिफरेंस। जो थर्ड डिफरेंस है इसकी, जो गैजेटेड क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनको ऑफिसर्स कहा जाता है, और जो नॉन गैजेटेड क्लास के होते हैं उनको एम्प्लॉई कहा जाता है। फोर्थ डिफरेंस विल बी कि जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं वो ऑलवेज ऑन ड्यूटी 24/7 365 डेज, ठीक है। उनका कोई फिक्स ड्यूटी आवर नहीं होता। जबकि जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनका एक फिक्स लिमिट होता है कि 9 to 5 का उनका जॉब होगा, फाइन। उसी तरह एक और चीज़ होती है, जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं वो यूनियन नहीं फॉर्म कर सकते या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। पर जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, स्ट्राइक का डिक्लेरेशन ये सब वो कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है गैजेटेड और नॉन गैजेटेड में। तो क्या क्या है, लेट्स जस्ट रिवाइज। ऑफिशियल स्टैम्प, एक तो पहला डिफरेंस ये है। उसके बाद जो गैजेट जो पब्लिश किया जाता है उसमें नाम, उसके बाद इसको ऑफिसर कहा जाता है और नॉन गैजेटेड को एम्प्लॉय कहा जाता है। इनका कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होता, 24/7 होता है। नॉन गैजेटेड का जो होता है वो ड्यूटी फिक्स होता है। और ये जो गैजेटेड होते हैं वो यूनियन नहीं फॉर्म कर सकते, और नॉन गैजेटेड जो है वो यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एग्जाम से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं at shakuntalam.edu@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।